बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे साउंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ध्यान से सुनना बेटा क्या है। जैसे मान लो ये एक टेबल है और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा रखा है, एक होलो ट्यूब बेसिकली पाइप यहाँ लगाया और एक ऐसे लगाया। तो बेटा यहाँ पे अगर मान लो आप अलार्म क्लॉक को ऑन करते हो ना, ये वाइब्रेट करता है, तो इसकी साउंड ऐसे जो जाएगी वो इस वॉल से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम और डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। लिखो इसको। देखो बच्चों, साउंड की सबसे पहली रिफ्लेक्शन पे बेस्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो इको होती है। और इको क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई एक वेल है, ठीक है। यहाँ से कोई पर्सन मान लो कुछ साउंड बोलता है, तो बेटा यहाँ से ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ऊपर जाती है और इसको अपनी बोली हुई बात दोबारा सुनाई देती है। इसको बोलते हैं इको, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई एक एरिया है, यहाँ पे कोई क्लिफ है, यहाँ से कुछ बोला तो देखो साउंड आती है, दोबारा जाती है, दोबारा जाती है, तो सुनाई देगी, ये इको है, ठीक है ना। और एक और बेटा क्या होता है, रिवर्बरेशन। और वो क्या होता है बेटा, जैसे मान लो किसी छोटे होल की बात करें, तो यहाँ से अगर मान लो इसने कुछ बोला तो ये साउंड मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होगी और इस पर्सन को मल्टीपल टाइम्स सुनाई देगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, बेसिकली आवाज़ का गूंजना, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले हम इको देखते हैं क्या होता है। होता क्या है बेटा कि जो भी साउंड होती है ना, उस साउंड का इफेक्ट हमारे ब्रेन के अंदर 0.1 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो अगर वो सेम साउंड हमें 0.1 सेकेंड के बाद दोबारा सुनाई देती है तो हम वो उसको बेसिकली दो अलग अलग साउंड की तरह सुनेंगे, ठीक है। और बेटा हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये कोई क्लिफ है और ये कोई पर्सन है, तो यहाँ से साउंड जो भेजे इस क्लिफ पे टकरा के वापस आए और इसको अलग तरीके से सुनाई दे। तो बेटा उसके लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम टाइम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए इस साउंड के जाने का और आने का, ठीक है। अब बेटा इसकी स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड एयर के अंदर, मतलब 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड चलती है। तो 0.1 सेकेंड में देखें तो 0.1 सेकेंड के अंदर 34.4 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि इसकी जो साउंड, मतलब इसने जो साउंड एमिट करी है, अगर वो 34.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमारे पास आएगी तो हमें वो साउंड एक तरीके से अलग सुनाई देगी, डिस्टिंक्ट इकोज सुनाई देंगी, ठीक है ना। तो बेटा इस 34.4 को कवर करने के लिए क्या होगा, आधा डिस्टेंस जाने का, आधा डिस्टेंस आने का। तो जाने का कितना हो जाएगा 17.2 और आने का भी 17.2 मीटर होगा। इसका मतलब जब इस पर्सन का इस वॉल से मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होगा तो रिफ्लेक्ट करके जो साउंड सुनाई देगी ना, वो एक अलग तरीके से इको होगी। बात क्लियर है? लिखो इसको। लिखो इसको बच्चों। इसको भी लिखो बेटा। देखो ये रिवर्बरेशन, ये इको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा इस रिवर्बरेशन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जैसे ये हॉल है ना कोई, इसकी इस सरफेस को कुछ एब्जॉर्बर्स लगा देते हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ बोर्ड्स लगा देते हैं, कार्डबोर्ड टाइप लगा लो या फिर क्लॉथ लगा दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो ये साउंड आएगी ना, वो साउंड यहाँ पे आकर के एब्जॉर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो फिर रिवर्बरेशन सुनाई नहीं देगी, ठीक है। बेसिकली अगर हम किसी हॉल की बात करें तो उसमें जो सीट्स के ऊपर कपड़ा लगा होता है वो भी एक तरीके से साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, और उस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनके जो क्लोथ्स हैं बेटा, वो भी साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए अगर एक खाली हॉल के अंदर अगर हम बोलते हैं तो आवाज़ ज़्यादा गूंजती है, और अगर वहाँ पे कुछ पब्लिक गैदरिंग है तो वहाँ पे एड्रेस करने से आवाज़ कम गूंजती है, ठीक है ना। करो सॉल्व। देखो क्वेश्चन कहते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है एंड दिस इज ए क्लिफ, और यहाँ से इसने जो क्लैप किया वो बेसिकली आता है 5 सेकेंड के बाद। तो हमसे डिस्टेंस पूछ रखा है बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस जो 5 सेकेंड का होगा वो बनेगा 346 × 5 मीटर,
और ये जो हाफ डिस्टेंस होगा इसको मान लो d बोल दिया, तो ये d क्या बनेगा 346 इंटू 5/2, ये बन जाएगा 173 और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो देख लेते हैं एक बार क्या बनेगा। तो ये बनेगा बेटा 5 एंड 865 मीटर। बात क्लियर है? लिखो इसको। इसको ट्राई करो बच्चों। देखो ये भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। जैसे मान लो यहां पे इको जो है ऐसे जाकर के ऐसे आती है 3 सेकंड्स में, ठीक है, और स्पीड आपको 342 दे रखी है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड क्या होगा 342 इंटू 3 मीटर, एंड इफ दिस डिस्टेंस इज d, तो ये d क्या बनेगा इस डिस्टेंस का हाफ, मतलब 342 इंटू 3/2 मीटर 171, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली 171 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये बनेगा बेटा 513 मीटर। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हम रिफ्लेक्शन की ही कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ये बेटा साउंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज़ करते हैं। जैसे एक हॉर्न की बात करें तो यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो इसमें से एयर का वाइब्रेशन इन पाइप्स के थ्रू बाहर निकलता है। सिमिलरली मेगाफोन के अंदर भी बेटा साउंड जो हर तरफ जानी थी वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में निकलती है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की प्रॉपर्टी होती है। लिखो इसको। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, साउंड को हर डायरेक्शन में जाने की बजाय एक डायरेक्शन में फिक्स कर दिया। उससे बेसिकली एनर्जी एक ही तरफ ओरिएंट होती है, तो साउंड ज़्यादा तेज मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में जाती है, ठीक है ना। लिखो इसको बच्चों। सिमिलरली बेटा स्टेथोस्कोप भी बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को फॉलो करता है कि स्टेथोस्कोप में जैसे जो डिवाइस है जो बेसिकली बॉडी पे लगाते हैं, तो वो वाइब्रेशंस इस पाइप के थ्रू मतलब डॉक्टर के ईयर तक पहुंचाता है और वहाँ से बेसिकली हमें साउंड सुनाई देती है। लिखो इसको। बेटा जो बेसिकली हॉल्स होते हैं वहाँ पे भी मतलब जो सीलिंग है, ठीक है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि जो स्पीकर्स की साउंड है वो बेसिकली सीलिंग को टच करके ऑडियंस तक जाए, ठीक है। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की ही प्रॉपर्टी है कि भाई कॉन्फ्रेंस हॉल्स की जो सीलिंग्स है वो कुछ इस तरीके से कर्व की जाती है, ठीक है ना। लिखो इसको। यहाँ पे भी देखो ऐसा है कि ये पॉइंट सोर्स है साउंड का और ये इस सरफेस को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ से जब साउंड इस सरफेस पे आए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल जाए, ठीक है। तो ये साउंड बोर्ड होता है बेसिकली। लिख लो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे हियरिंग की। बेसिकली साउंड की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बेटा हर फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती। तो बेटा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो साउंड को सुनने की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती है, ठीक है। और 20,000 से कम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इंफ्रासोनिक और 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। लिखो इसको। अब बेटा बेसिकली एक हियरिंग एड भी आपको मालूम ही होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें एक माइक होता है और एक स्पीकर होता है, ठीक है। तो माइक क्या करता है कि मतलब बेसिकली सराउंडिंग की आवाज़ रिसीव करता है और बेटा वो डिवाइस जो साउंड उसने रिसीव करी है उसको एम्पलीफाई करके दोबारा पर्सन को सुना देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हियरिंग एड का प्रिंसिपल रहता है, ठीक है ना।
लिखो इसको। अब बेटा अल्ट्रासाउंड्स के और भी काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है और मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी मशीन को क्लीन करना हो तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से वाइब्रेशंस जाती हैं और वो वाइब्रेशंस जब उस मशीन के किसी पार्ट पे जाएगी तो वहाँ पे जो भी डस्ट है उसके साथ कनेक्टेड वो रिमूव हो जाती है। बात क्लियर है? लिखो इसको। अल्ट्रासाउंड बेसिकली बेटा किसी ब्लॉक के अंदर, किसी पीस के अंदर बीच में कोई डिफेक्ट हो तो उसको भी डिटेक्ट करने का काम आता है। देखो कैसे वो काम आता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये डिवाइस है, हमें देखना है कि इसके बीच में कोई डिफेक्ट है क्या, तो बेटा इसमें क्या करते हैं, यहाँ से अल्ट्रासाउंड को भेजते हैं और यहाँ पे रिसीवर लगा रखा होता है। जब इस रिसीवर के पास ये साउंड्स पहुँचती है तो जैसे बेटा यहाँ पे डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये साउंड जा करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, मतलब यहाँ पे इसके पास साउंड नहीं पहुँचेगी। जब इसके पास साउंड नहीं पहुँचेगी तो यहाँ से पता चल जाएगा कि डिफेक्ट कहाँ पे है। बात क्लियर है? लिखो इसको। लिख लो बेटा इसको। बेसिकली अल्ट्रासाउंड के ही कुछ यूजेस हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी बेसिकली क्या होता है कि एक बॉडी के पार्ट की अगर मान लो इमेज बनानी हो तो उसमें अल्ट्रासाउंड को सेंड करते हैं और वो रिसीव होती है और उससे कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके इमेज बना देते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली हार्ट की इमेज के लिए भी इकोकार्डियोग्राफी रहती है, उसमें भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। लिखो इसको। बेटा बेसिकली स्टोन्स को भी ब्रेक करने के लिए काम आती है अल्ट्रासाउंड, जिसको बोलते हैं बेसिकली मान लो किसी को स्टोन्स हो गए हो, पत्थरी हो गई हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि एक ही पॉइंट पे अल्ट्रासाउंड को सेंड करके तो वहाँ पे जो भी स्टोन है उस स्टोन को बेसिकली पार्टिकल्स में क्रश करने के लिए काम आती है और उसके बाद जब वो स्टोन पार्टिकल्स में क्रश हो जाएगा तो वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक यूज़ है अल्ट्रासाउंड का, ध्यान रखना आपको। लिखो इसको। अब बेसिकली बेटा हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ देखना है एंड दैट यूज इज सोनार। सोनार क्या काम आता है बेटा, जैसे मान लो ये कोई शिप है और इसको नीचे डिटेक्ट करना है कि कितना डेप्थ है या फिर इसके नीचे कोई बीच में ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो बेटा इसमें क्या होता है, यहाँ से एक साउंड सेंड होती है, वो नीचे जाके रिफ्लेक्ट करती है, ऊपर आती है। तो ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है कि किस टाइम सेंड किया और किस टाइम रिसीव किया, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड लेकर के और स्पीड ऑफ साउंड को लेकर के हम इस डिस्टेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। बात क्लियर है ना? तो बेसिकली इसको लिख लो आप। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये किस तरीके से यूज़ होता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये डिस्टेंस आपको d दे रखा हो और ये साउंड अगर v स्पीड से आती हो तो t टाइम के बाद मैं कहता हूँ मान लो साउंड रिसीव हुई, तो t टाइम में बेसिकली d डिस्टेंस जाना और d डिस्टेंस आना, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा 2d इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। लिखो इसको। ये भी बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, देखो एक ट्रांसमीटर एक डिटेक्टर लगा रखा है, करो सॉल्व। देखो देखो एक शिप है ऐसे यहाँ पे मान लो, ठीक है, और ये वाटर का बेस है बेसिकली एंड दिस डिस्टेंस इज d। आपसे पूछा है d डिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा साउंड आएगी और फिर ऊपर जाएगी, तो 2d तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये किसके बराबर होगा 1531 इंटू 3.42, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या बन जाएगा 1531 इंटू 3.42 बाई 2 मीटर्स के बराबर। इसको सॉल्व करके आप डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। बात क्लियर है? लिखो इसको। बच्चों अब हम बात करेंगे बैट्स के बारे में, ठीक है ना। तो बैट्स बेटा अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं अपने टारगेट को अटैक करने के लिए। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे इस बैट ने अल्ट्रासाउंड एमिट करी
वो अल्ट्रासाउंड मान लो टारगेट को हिट करके वापस आती है, ठीक है ना, तो इससे इस बैट को आइडिया हो जाता है कि कितने डिस्टेंस पे टारगेट है, ठीक है, और उस आइडिया को लेकर के वो टारगेट पे हिट करती है। तो यहाँ पे भी एक अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है, ठीक है ना। लिखो इसको। अब बच्चों हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में, और इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल तो नहीं रहेगा, ये बेसिकली सारा थ्योरेटिकल है, तो आपको इसको याद करना है। तो बच्चों देखो बेसिकली होता क्या है कि ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर वो है जो बाहर सराउंडिंग से साउंड कलेक्ट करके अंदर भेजता है, ठीक है ना। तो इसको लिखो एक बार आप। देखो बच्चों, आउटर ईयर को पिन्ना भी बोलते हैं, और ये आउटर साउंड्स को कलेक्ट करके अंदर भेजता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ईयर ड्रम लगा होता है, ईयर ड्रम पे जब वो वाइब्रेशंस पहुँचती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम बोल दो या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल दो, जिसको हिंदी में कान का पर्दा भी बोल देते हैं, ठीक है। और वो ईयर ड्रम बाकी आगे साउंड को ट्रांसफ़र कर देता है। बात क्लियर है? इसको लिखो, आपको ये लर्न करना है। देखो अब मिडल ईयर की बात करेंगे, ठीक है। तो मिडल ईयर में क्या होता है, बेसिकली जो वाइब्रेशंस पीछे से आई हैं वो 3 बोन्स की हेल्प से एम्पलीफाई होती है, ठीक है ना। और एम्पलीफाई करके मिडल ईयर क्या करता है, साउंड को आगे इनर ईयर को ट्रांसफर कर देता है। बात क्लियर है? अब बेटा इनर ईयर क्या करता है, इनर ईयर जो करेगा बेटा, जो प्रेशर वेरिएशंस हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होंगे ब्रेन को जाएंगे और ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। बात क्लियर है? तो बेसिकली ये डायग्राम और पूरा सारा तीनों के तीनों पार्ट्स का फंक्शन आपको ईयर्स का याद होना चाहिए। और बेसिकली आपके 9th क्लास के सिलेबस में चैप्टर में इतना ही है, आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। और बेसिकली हम लोगों ने बेटा सभी टॉपिक्स का डिस्कशन कर लिया, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, एनसीईआरटी सॉल्व करो और साथ साथ अपनी रेफरेंस बुक को भी सॉल्व करो। और बेटा नोट्स प्रॉपरली बने होंगे आपके, तभी आप रिवाइज कर पाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बुक से थ्योरी रीड करने की हैबिट डालो, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, काफ़ी आज के लिए।